नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी की यात्रा सासाराम से शुरू होनी है। इस यात्रा में इतनी विघ्न और इतनी बाधाएं दिल्ली से लेकर के पटना ने डाला, लेकिन वक्त आ चुका है। बस कुछ ही मिनट में इस यात्रा का शुभारंभ एक रैली के बाद हो जाएगा। इस यात्रा में विघ्न बाधाओं से पार पाने के लिए क्या-क्या करना पड़ा। डीएम उदिता सिंह, जिनके पति भी डीएम हैं, बताया जा रहा है कि गया के डीएम है, शायद नालंदा के इसके पहले थे। जो नीतीश कुमार का अपना घर है, यानी नीतीश कुमार के बड़े खास पति पत्नी हैं। उन्होंने ऐन वक्त पर जो पुलिस लाइन का हेलीपैड था उसको बदल दिया, शहर से बाहर हेलीपैड किया। रात में बुलेट पर जो है बुलेट की रोशनी, बुलेट स्टार्ट करके उसकी रोशनी में हेलीपैड बना है, क्योंकि वहां पे बिजली कोई कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई प्रबंध नहीं था। और ये निजी रूप से राजनीतिक दलों को करना पड़ता है, बनवाना पड़ता है। तो बुलेट की रोशनी में हम सब दिखाएंगे अभी आपको। लेकिन राहुल गांधी पहुंच गए हैं, मतलब बस कुछ ही मिनट में बिहार में वो पहुंच चुके हैं। वहां यात्रा शुरू करने से पहले 85 साल के एक बुजुर्ग बाबा का आशीर्वाद लिया और उनको बुलाया है इस यात्रा में साथ चलने के लिए, और तिरंगा लिए वो तैयार है। वो इस समझ लीजिए यात्रा की हाईलाइट है, मैं अभी से बता दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो बुजुर्ग चले थे, वो बाबा राहुल गांधी के साथ पैदल चले थे। जब पश्चिम से पूरब तक की यात्रा हुई तो वो बाबा चले राहुल गांधी के साथ पूरी यात्रा में मणिपुर तक चले। अब फिर 16 दिन राहुल गांधी के साथ चलने के लिए तैयार है, इसीलिए वो गाड़ी में बैठने के पहले राहुल गांधी ने उनका आशीर्वाद लिया, उनसे बात की। बकायदे गाड़ी में बैठे उससे पहले उनसे बात करके तब बैठे और कहे कि आप आइए बाबा। उसके बाद की स्थिति में सासाराम की बता दूं। उत्तर प्रदेश से अजय राय पूरे जनसमूह के साथ, गाड़ियों के साथ पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों से, चारों तरफ से सासाराम में गैदरिंग हो रही है। आज भीड़ का रिकॉर्ड टूटता नजर आएगा सासाराम में। भाव को लाइए, फटाफट खबरें दिखाएं, क्योंकि यात्रा शुरू होने से पहले कार्यक्रम आप तक पहुंचाना है। स्वागत है भाऊ आपका। फटाफट जरा दिखाइए, सबसे पहले लाइए खबर, जल्दी जल्दी लाइए, दिखाइए। ये देखिए, ये बाबा हैं, वो बुजुर्ग बाबा मैंने कहा था। ये हैं आपके सामने राहुल गांधी। गाड़ी में बैठ गए, बैठने के बाद भी विंडो खुली, उनसे बातचीत जब पूरी कर ली तभी, और बकायदे उनकी जिम्मेदारी अपने सिक्योरिटी वालों को सौंप दी कि उनको आना है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद बाबा को ही सुनवा दीजिए, उनकी जुबानी। नहीं तो बहुत सारे आते हैं ना भक्त, कहते हैं अच्छा राहुल गांधी भगाया तो तुमको सुनाई दे दिया यहाँ से कि क्या बोला है बाबा कान में, तो उसलिए सुना देते हैं। हाँ, मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा। राहुल गांधी से हमारी चर्चा बिहार की पदयात्रा के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया, और वो हमारी बिहार पहुंचने की व्यवस्था बना रहे हैं। ये कह करके वो यहाँ से मूव कर गए हैं। यही हमारी उनकी चर्चा हुई। वो ये बोले कि बिहार की पदयात्रा में चलिए, और मैंने बता दिया कि मैं आ गया हूँ, व्यवस्था हुई, मैं चलता हूँ। क्योंकि मैं पदयात्रा किया कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र, तो हमारे बारे में उनको मालूम है कि ये पैदल चलते रहते हैं, इसलिए यात्रा में हमारा स्थान है, इसलिए वो बोले। अब हम आज देखता हूँ, जैसे पहुंच जाएंगे, 11 दिन का है, 10 दिन, 29 तारीख तक, तो हम पहुंच जाएंगे। आज पहुंचेंगे, कल पहुंचेंगे, जैसे व्यवस्था होगी वैसे जाएंगे। व्यवस्था है, जगह है यात्रा में बाबा की। ये शुरुआत इस टाइप से अगर हो यात्रा की तो बुजुर्गों के आशीर्वाद से। चलिए खैर, राजेश राम को सुनवाइए, प्रदेश अध्यक्ष बिहार। देखिए, ये यात्रा बाबू जगजीवन राम की धरती से शुरुआत हो रही है। बाबूजी का जो एक आंदोलन था यहाँ पे समता मूलक समाज को आगे करने का, और बाबूजी ने जो संघर्ष किया
और बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, आज SIR के माध्यम से सारे वोटरों के वोट काटने का जो है कवायद शुरू है। हम लोगों ने लगातार इस बातें को कहा। आज ये वोटर अधिकार यात्रा लेकर के जो हम लोग निकले हैं, ये पूरे बिहार में हम घूमेंगे और आने वाला समय में जो निरंकुशता से लोगों के वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, ये उसका एक आंदोलन है, उसके लिए एक क्रांति है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम इस यात्रा को करें और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएं। सर वही अगर हम बात करें आज की यात्रा में कौन कौन जुड़ने वाले हैं, इंडिया ब्लॉक से कौन कौन? इंडिया गठबंधन के तमाम राष्ट्रीय लीडर्स एंड स्टेट लीडर्स सभी लोग यहाँ आ चुके हैं और अब की सब की आगमन प्रारंभ हो चुकी है। इसमें CPI के, CPM, CPI ML और RJD के जो मुख्य लोग हैं, सभी लीडर आ रहे हैं यहाँ पे और सामने आपको देखने को मिलेगा। जो संदेश आप लोग जनता, बिहार की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप लोग सफल होंगे इस संदेश पहुंचाने में? देखिए, जनता के मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को यही अपील करना चाहता हूं कि जो वोट का अधिकार से जो वंचित करना चाह रही है सरकार और इलेक्शन कमीशन, ये समय है आपको सजग होने का, सचेत होने का। चूंकि यह यात्रा आपके लिए है, आपके अधिकारों को वापस करने के लिए है, इसलिए जनता से अपील है कि हमें कोऑपरेट करें और पूरी यात्रा में हमें सहयोग करें। सर मेरा आखिरी सवाल होगा, आज इलेक्शन कमीशन एक प्रेस वार्ता करने वाला है, बहुत मुख्य प्रेस वार्ता है, क्या लगता है आपको, क्या सूचना देने वाले हैं? देखिए, ये आज तक ये पहली बार आपके से पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, लेकिन अब तक ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी नहीं हुई। इनकी प्रवक्ता जो है बीजेपी के लोग इनकी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे। आज लगता है ये इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सद्बुद्धि आई और वर्तमान में अब कल आज देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, उसके बाद हम आगे के प्रतिक्रिया देंगे। चलिए, खिड़की के उस पार कृष्णा अल्लावरू बैठे थे, बिहार प्रभारी, वो भी बोल रहे हैं कमोबेश यही बातें होंगी, उनको बाद में सुनवा देंगे। कमोबेश यही बातें होंगी तो उनको बाद में सुनवा देंगे, लेकिन आगे दिखाना जरूरी है। नेक्स्ट जरा प्ले करिए क्लिप, अगली क्लिप प्ले करिए, फिर भाव से रिएक्शन। ये देखिए, इसके पीछे तो आरंभ है, प्रचंड टाइप का म्यूजिक वगैरह था तो हटा दिया है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से बिहार की ओर बढ़ता काफिला है। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर ये काफिला, इसका विजुअल जो आया है, ये उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा से आया है और सासाराम वहां से बहुत दूर नहीं है। ये काफिला बड़ी लंबा काफिला है। ये है आरंभ है प्रचंड वाले म्यूजिक के साथ जो आया। तो चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। अभी बताया जो है राजेश राम ने कि तमाम नेता आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। अब जो है जरा अगला लाइए, वो दिखाइए क्या-क्या कोशिशें हुई और कैसे-कैसे व्यवस्था हुई है, राहुल के पहुंचने की व्यवस्था वहां तक कैसे हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जरा दिखाइए, विजुअल दिखाइए। ये देखिए बाबू, ये आज रात जो बीती रात है, उस बीती रात में ये बुलेट की हेडलाइट की रोशनी में हेलीपैड तैयार हुआ है आनन-फानन। क्योंकि कल देर शाम ये खबर जब हमने आपने वीडियो किया, उसके बाद में रात में 9 बजे जो वीडियो आखिरी किया, उसमें ये अपडेट था कि उदिता सिंह जो डीएम महोदया हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि नहीं, हम परमिशन नहीं रोक रहे हैं, हमने बस शहर में अव्यवस्था न, मतलब इंतजाम शहर में बिगड़े ना, इसलिए हमने शहर से बाहर कर दिया है। कार्यक्रम स्थल भी जो रेलवे स्टेडियम में रैली होनी थी, उसको भी बाहर कर दिया है और हेलीपैड को भी बाहर कर दिया है, वहां पे उतरेंगे। तो उसमें बड़ा सवाल मेरे मन में यही आया कि इसका मतलब उदिता सिंह ने मान लिया कि नीतीश कुमार, मोदी, शाह, ये सब के सब राहुल की लोकप्रियता के सामने शून्य है, क्योंकि इनके आने पर शहर के भीतर होता है, इंतजाम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। राहुल के आने पर इतनी गड़बड़ी कि डीएम की स्वीकृति ये मानना पड़ेगा नहीं, कि क्या मान है लिया कि राहुल की भीड़ नहीं संभाल पाएंगे भाई, इतनी भीड़ होगी। आशिक जी, खासकर 2014 के बाद छिछोरापन ही राजनीति पे हावी है। हाँ, छिछोरापन
वो समय चला गया कि महाराष्ट्र में आज भी कई जगह वो दिख जाता है, मतलब अभी इतना बुरा स्थिति नहीं हुई है हाँ। कि कॉलेज कांग्रेसी चला रहे हैं और प्रधानमंत्री का चॉपर यदि वहां उतरना है या किसी बीजेपी का नेता का चॉपर वहां उतरना है तो बोलता है उतराइए, उसके बाद हमारे यहाँ नाश्ता करके जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। क्योंकि इतनी मनभेद होते मतलब वैचारिक मतभेद है ना, मनभेद तो नहीं है, एक दूसरे को दुश्मन तो नहीं है। ये डीएम महोदया कैसी आईएएस हो गई, इस पे मुझे बहुत भयानक सवाल है अभी। हम्म। क्या ये कोई जुगाड़ से ही तो पास नहीं हुई? क्या डीएम को ये नहीं समझ में आता कि यदि आपको ये परमिशन देनी रद्द ही करनी थी और बाहर ही करना था तो दिन में करते? आपने जानबूझ के रात में किया ताकि हेलीपैड बया बनवाना भी हो तो उतना टाइम नहीं दे आपको। ये तो अच्छा किया रात को दिया। यदि आज सुबह 10 बजे बोलते कि हम नहीं दे रहे परमिशन अंदर, हम परमिशन बाहर की दे रहे हैं, तो फिर ये शायद एक दिन के लिए प्रोग्राम टालना पड़ता क्योंकि हेलीपैड बनाना पड़ता। ये छिछोरापन है निहायत। और डीएम को कोई अपना विवेक भी तो होता है। आप एक नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी है। उनका हेलीकॉप्टर कहां लैंड होगा, इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। लेकिन जानबूझ के रात तक मामला खेलना, क्योंकि 5 दिन से परमिशन लगी हुई थी। यदि इस डीएम को 5 दिन लगे यह समझने में कि राहुल गांधी दिल्ली मैंने राहुल गांधी सासाराम में पुलिस लाइन में यदि लैंड करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, शहर अस्त व्यस्त होगा, ये समझने में यदि 5 दिन लगे इस डीएम को, तो इसको डीएम नहीं, इसको डिमोट करके, मतलब इसको तो क्या, इसको तो टर्मिनेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको पटवारी भी बनाने लायक नहीं है डिमोट करके। क्या जिला संभाल रही हैं आप? 5 दिन लग गए आपको ये समझने में कि राहुल गांधी तो पहले दिन बोल देते कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, आप बाहर कर लीजिए, तो 5 दिन में तो टंटलांड बन जाता। आपने रात में दे दिया कि ये क्या करेंगे, रात में करेंगे तो इनका कार्यक्रम कैंसिल होगा। अभी प्रधानमंत्री लाल किले से बड़े बड़े भाषण कर रहे थे। मैंने तो कहा ना कि 2014 के बाद हमारे नेता मुंह खोलते तो झूठ बोलने के लिए। क्या बोल रहे थे? अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरी की लाइन छोटी मत करो, हेलीपैड न उतरने देना, ये छोटी लाइन करना है, परमिशन 5 दिन तक रोक के रखना, रात को परमिशन देना वो भी शहर के बाहर, ये छोटी लाइन करना है। अरे औकात है तुम्हारी, तुम्हारे में हिम्मत है, सामने सामने लड़ने का मादमा है, तो फेयर प्ले करिए, या फिर प्रधानमंत्री का भी हेलीकॉप्टर किसी का उतरने मत दीजिए दिल्ली पुलिस लाइन में, सासाराम पुलिस लाइन में। प्रधानमंत्री आते तो पूरा शहर बंद हो जाता है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां करनी पड़ती है। ये नहीं है, क्योंकि तब डीएम को चरण पादुकाओं की वंदना करनी होती है, वो चरण धो के पानी पीना होता है, इसलिए फिर वहां पे है। एक नेता प्रतिपक्ष यदि सासाराम चला जाए तो उस भीड़ को कंट्रोल न करने की औकात, मतलब उनको भीड़ न कंट्रोल करने की स्थिति, इतनी कमजोर शासन उनका है अब तुम्हारे नीतीश कुमार का। तो इस मैडम ने उस पर मोहर लगा दी कि भाई बहुत कमजोर सरकार है, देख लीजिए, अब बिल्कुल भीड़ सहन नहीं कर पाएंगे, मरीज आईसीयू में है, ज्यादा लोग मिलने जाएंगे तो मिलने वाले लोगों को देख के ही मर जाएगा। आप कृपया अपना नाम बाहर डायरी में लिख के चले जाइए, हम जब ठीक होंगे तो बता देंगे कि ये लोग आए थे। ऐसा ही होता है ना। तो आज बिहार का प्रशासन पूरा आईसीयू में है। राहुल गांधी मिलने गए हैं तो बाहर डायरी में नोट करके जाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो आपने काफिला दिखाया जो यूपी से आ रहा है, ये क्यों है आशीष? इसके पहले भी होते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं? आसपास के राज्यों से क्यों लोग आते हैं? वो इसलिए आते हैं आशीष जी, क्योंकि अब बेंगलोर में जो चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई, उससे एक बूस्टर डोज मिला कार्यकर्ताओं को। कुछ लोग मायूस थे कि अरे कुछ भी करो यार, मोदी तो जीत ही जाता है, बताओ लोगों को समझ में नहीं आता, आखिर मोदी मोदी करते हैं। अब मतदाताओं को, अब कार्यकर्ताओं को समझ में आ गया, कोई मोदी मोदी नहीं करता, चुनाव आयोग मोदी मोदी करता है।
और ये चोरी पकड़ी गई है और इस फ्रंट पे पूरी ताकत से लड़ा जा रहा है। क्या कहा था चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग तो भगवान समझ बैठा अपने आप को। ये देश उनके बाप का नहीं है, ये देश 143 करोड़ जनता का है। इस देश का संविधान जनता ने अपने आप को समर्पित किया है, थोपा नहीं गया है ऊपर से। और संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है मतदान का। यही तो एक अधिकार है जिससे आप अपना भविष्य लिख सकते हो। 65 लाख मतदाता आप खा जाओगे और बताओगे, बताएंगे भी नहीं। अरे वाह, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बताओगे भी आप और क्यों नहीं हुआ ये भी बताओगे, सिर्फ बताओगे नहीं। डेडलाइन अब पूरी हो जिले गई जिले है। वार पता। हाँ, डेडलाइन पूरी हो गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि अब तक खबर नहीं आई है कि उन्होंने सार्वजनिक किया। आशीष जी, मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता बताए, प्रामाणिकता बताए, बिंदुवार जवाब दे। महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 1,252,52 वोटों का बिंदुवार जवाब दे। 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप राहुल गांधी को झूठा साबित कर दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए उनके खिलाफ क्रिमिनल केस करिए और राहुल गांधी 10-15 साल जेल में जाए तो मुझे खुशी होगी। चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए ये नेता जेल जाता है तो। लेकिन बिंदुवार जवाब तो दे, जिलेबी नहीं करे। वो चोर वाली कहानी मत दोहराए। चोर तो मिल गया, चोरी का सामान भी मिल गया, लेकिन आपने लिख दिया था उसमें कि कान के बूंदे भी गए हैं। चोर तो कहता है कि कान के बूंदे नहीं गए। गलत रिपोर्ट लिखा है, इसको अंदर करो पहले। वो चोर का क्या? अरे चोर तो बहुत ईमानदार था, उसने बताया हार चुराया, कंगन चुराया, बूंदे नहीं चुराए। इनने लिखा बूंदे चुराए, लेकिन 2 डंडे चोर को मार के उससे कबुलाएंगे नहीं कि बूंदे भी बता। ये चुनाव आयोग है। रिपोर्ट करने वाला इसमें दोषी होता है और चोरी करने वाला इसमें ईमानदार पाया जाता है। बिंदुवार जवाब दे, जिलेबी मत करे। ये जो फैक्ट फाइंडिंग के जो सोशल मीडिया पे चलाया था ना उन्होंने ड्राइव कि 0-0 मतदान, 0 एड्रेस पे इतने लोग, 00 पे इतने लोग, 000 पे इतने लोग, ये सब फेक है क्योंकि राहुल गांधी एफिडेविट नहीं दे रहे। अरे तुम बताओ ना उन मतदाताओं के एड्रेस ओरिजिनल क्या है? काम खत्म। तुम्हारे मतदाता सूची में उसका नंबर ये बटा 3/4 जो भी है बता दीजिए। नग्न करिए राहुल गांधी के उन तमाम दावों को, लेकिन नंगे आप हो चुके हैं, इसलिए जिलेबी कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने ये विश्लेषण, आशीष जी, ये कोई फर्स्ट ड्राफ्ट वाले लिस्ट पे नहीं था। ये विश्लेषण उस मतदाता सूची पे था जिस पे मतदान हुआ है। बिहार में जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसमें तो वो मान रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई है, उसको ठीक करने के लिए ही तो 1 महीने का टाइम दिया है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव की नतीजों का क्या? कर्नाटक के महादेवपुरा के 1,252,52 वोटों का क्या? ये चुनाव आयोग बिंदुवार बताए और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसे ले ली कि आज सारा दुनिया देखे चुनाव आयोग के क्या पास है। चुनाव आयोग क्या करेगा? ट्रक के पीछे की सड़ी हुई शायरी सुनाएगा, 2-4 फिल्मी हिंदी गाने सुनाएगा, कुछ तो लोग कहेंगे, फिर एफिडेविट नहीं दिया कहेगा। जो वो एफिडेविट उसने दिया अपने यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने, उस एफिडेविट पे सवाल खा जाएगा। ये चुनाव आयोग की एक नौटंकी। और हमने तो कहा कि चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी हम प्रोग्राम करेंगे और हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग बिंदुवार जवाब दे। और चुनाव आयोग ने यदि बिंदुवार जवाब दिया, राहुल गांधी का झूठ सामने लाया, तो यकीनन हम 1 नहीं 2 घंटे का प्रोग्राम करेंगे कि राहुल गांधी ने कैसा झूठ बोला है बताने के लिए। लेकिन चुनाव आयोग बोले तो सही और संबद्धता से बोले, नहीं तो चुनाव आयोग को एक मानसिक डॉक्टर की जरूरत है। उनको कोई डॉक्टर का पैनल भेजना पड़ेगा उनके पास, क्योंकि सवाल पूछते हैं एक घर में 80 मकान लोग क्यों रह रहे हैं। ये जवाब देते हैं कि जिस मतदाताओं के ऊपर आरोप है 2 डुप्लीकेट कार्ड है, उसने तो कहा कि भाई हमने तो एक ही जगह वोट किया।
सवाल उनका एक जगह या दो जगह वोट करने का नहीं है, सवाल है उसके 2 कार्ड बने कैसे। हाँ, सवाल देखिए ना, जवाब उसका दे दीजिए। आप ये मत बता दीजिए कि भाई 2 कार्ड होते हुए भी इसने एक ही जगह वोट किया, लेकिन 2 कार्ड बने कैसे। एक के नहीं, 2 के नहीं, सैकड़ों लोगों के 2-2 कार्ड बन रहे हैं। इसी ऐसा मैंने इंटेंसिव सर्वे के बाद 5,000 मतदाता है, 5,000 मतदाता एक कॉन्स्टिट्यूंसी में यूपी के आ जाते हैं। हाँ, एक भाई एक ये घर छोटी में मोटी 2.5 गलती तो है नहीं। भाई के घर में। खैर भाऊ, अभी अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, क्योंकि आज संडे, हम तो, हालांकि हमारे लिए तो कभी संडे नहीं होता है, हाजिर रहते हैं, लेकिन आज का संडे बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम भाऊ लगातार आपके साथ अपडेट्स के साथ बने रहेंगे। जाते जाते मैं आपको बता दूं, एक कार्यक्रम अभी हम लेकर के आएंगे। एक साथ बीजेपी ने एक अकेले राहुल से निपटने के लिए आज संडे के दिन सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी है। ₹1.5 वालों की छुट्टी कैंसिल, तमाम जो ट्रोलर्स हैं उनकी छुट्टी कैंसिल, ज्ञानेश कुमार की छुट्टी कैंसिल, सबकी छुट्टी कैंसिल। और हम दिखाएंगे आपको आज एक माइक आईडी नई नई रात में प्रिंट आउट करके माइक आईडी मिलती है। जो माइक आईडी आप देखते हैं ना, ये माइक आईडी का जो डब्बा होता है ढांचा प्लास्टिक का, ये 60-70 रुपए का मिलता है, थोक में 40-50 का भी मिल जाता है। उस पे स्टिकर चिपका करके सुबह चालू हो जाते हैं लोग। तो अक्सर विज्ञापन जब शूट होते हैं, विज्ञापन राज्य सरकारों के विज्ञापन, आप लोग शायद उतना समझ ना पाए, हम लोग तो उसके हिस्सा रहे, तो विज्ञापन शूट होते हैं तो ऐसे ही आईडी बनती है। उस आईडी पे हालांकि ये नहीं लिखा होता है कि क्रांतिकारी खबर, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो फिर ऐसे लाभार्थी 10 चिन्हित किए जाते हैं, वो जिलाधिकारी चिन्हित करता है, जिला प्रशासन, और उनके पास वो आईडी लगती है। फिर वो बोलते हैं हमारे घर में राशन आया, हमारे घर में बिजली आई, जब से ये सरकार आई हम खुशहाल हैं। नहीं नहीं और आशीष, लाभार्थी तय नहीं करते, लाभार्थी तैयार किए जाते हैं एक्टर के तौर पे। हाँ, वही 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 तैयार किए भाई जाते हैं, मतलब पुण्य प्रसून वाजपेयी इसीलिए गए थे ना, चैनल से निकाले गए थे, हाँ, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ में जिस लाभार्थी का बाकायदा इंटरव्यू लिया था, उस लाभार्थी के खेत पे चले गए तो बोले हमारे को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कलेक्टर साहब ने बोला ये बोलो, तो हमने बोल दिया। तो ये खेल होता है, तो उसको फिर एडिट किया जाता है चैनलों में, और एडिट करके दिखाया जाता है। वो बेसिकली उसका एक एक एपिसोड दिखाने का, सरकार एक एपिसोड, मतलब एक बार जब वो आता है, कई बार आधे आधे घंटे के भी कार्यक्रम चलवाती है सरकारें। 1 घंटे या आधे घंटे चलाने का 8 लाख 10 लाख रुपए, एक मतलब एक आधे घंटे में सब चैनल की कमाई हो जाती है। 5-5 6-6 लाख रुपए हमारे सामने देखा है मैंने एक एपिसोड के। तो वैसे ही आज कैंपेन चला है, वो आदमी, बच्चे, बूढ़े, 5-7 अलग अलग, वो एक एक सिंगल पीस होते हैं, उनको पकड़ा जाता है। कभी भी बल्क भीड़ में नहीं होते, सिंगल पीस पकड़े जाते हैं। तो बकायदे वो बिहार बीजेपी के हैंडल से चलाया जा रहा है कि राहुल गांधी झूठा है, राहुल गांधी का परिवार का इतिहास झूठा है, ये लोकतांत्रिक तरीका है बिहार में चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए। उस शब्द में लगता है कि सब रात भर याद किए हैं, पैसा मिलता है उसके लिए बोलने का। तो जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और इसके लिए ये, इसमें सरकार क्या कर सकती है, ये काम तो चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग कर रहा है, तो सरकार की इसमें कैसे गलती निकाल रहे हैं राहुल गांधी, मतलब वो घूम फिर के वो बता दे रहा है कि हम नहीं, एक नरेशन, देखिए नरेशन चलाने का प्रयास चल रहा है कि एसआईआर को गलत कहा जा रहा है। कोई एसआईआर को गलत नहीं कहते हैं, एसआईआर होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से एसआईआर की जो प्रोसेस है, 1 महीने के अंदर 8 करोड़ लोगों का सत्यापन नहीं हो सकता, इसको 2 साल का टाइम चाहिए। एसआईआर हो, बिल्कुल हो, पूरे देश में हो, लगातार चुनाव आयोग अपने वो मतदाता सूची को अपडेट करे, बिल्कुल करे, लेकिन उसका कोई प्रोसेस होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही जगह पे लोग बिठा दो और धनाधन फॉर्म भर दो, खुद ही साइन करो, और लोग बाद में आए कि भाई हमने तो फॉर्म भरा ही नहीं। नहीं, आपका भर गया, आपका आग भी गया नाम। कई लोग ऐसे हैं बिहार में जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, लेकिन उनका नाम आ गया। किसने फॉर्म भरे उनके? कुल मिला के एसआईआर ऐसा होना चाहिए जो चुनाव आयोग करे, बीजेपी का फ्रेंचाइजी नहीं करे, बस सीधी सी। मैंने क्या कहा, सवाल चुनाव आयोग पे उठ रहा है, सरकार पे नहीं। हाँ, सरकार क्यों तिलमिला जा रही है? किसने बिहार सरकार पे सवाल उठाया एसआईआर को लेके? केंद्र सरकार पे किसने सवाल उठाया? उस पे किसने? एक मैंने क्या कहा, आपका प्रकोष्ठ है क्या? सरकारी प्रकोष्ठ है चुनाव आयोग?
जो आप तिल मिला गए हो। अजब अजब सरकार जवाब दे रहे लोग, सवाल किसी को पूछ रहे भाई, आरोप चुनाव आयोग पे लगा रहे, उसके जवाब देवेंद्र फडणवीस दे रहे। हाँ हाँ महाराष्ट्र में इतना बढ़िया स्थिति चल रही है, राम राज्य की स्थापना हो गई, महाराष्ट्र में कोई समस्या नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुबह से शाम तक वेले बैठते हैं, उनको समझ ही नहीं आता क्या करे। तो उनने दिल्ली में कहा कि भाई साहब मैंने इतना अच्छा काम कर दिया कि महाराष्ट्र में कुछ समस्या नहीं रही है, इतना बढ़िया राम राज्य चल रहा है, मैं क्या करूं। तो बोला अभी थोड़ा चुनाव आयोग परेशानी में है, तो आप जरा उनके प्रवक्ता बन जाइए। तो ये प्रवक्ता बन गए हमारे फडणवीस जी। अब वो जवाब दे रहे, राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब वो दे रहे, और उनके नाक के नीचे, उन्हीं के घर के पास, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जिस लोकसभा में, उस लोकसभा के बाद वहां का सांसद कहता है कि भाई 3.5 लाख तो मेरे भी ड्रॉप हुए थे। अब उनको पूछा कि आप कर्नाटक की दूर दृष्टि रखते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, आप अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में क्या कहेंगे, जब आपके सांसद खुद कह रहे हैं नितिन गडकरी 3.5 लाख वोट गए। नहीं मैं ऐसा जवाब नहीं, वो अपन वो उनको पूछिए, मैं कर, ये होता है। तो कुल मिलाकर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं, मैं दर्शकों को बताऊं, कोई एसआईआर को गलत नहीं कह रहा है, सही कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से एसआईआर है, लेकिन एसआईआर करने वाला वो चुनाव आयोग निष्पक्ष हुआ करता था, वो लिंग 2 का आयोग था, वो टीएन सेशन का आयोग था, कि जिन्होंने सरकारों को पसीना निकाल लिया था, जिन्होंने सरकारों का, और नंबर 2 का काम होने नहीं दिया, चुनाव के चुनाव काउंटरबैंड करवा दिए थे। और ये चुनाव आयोग सरकार का पसीना पूछता है अपने पल्लू से। फर्क है, चरण चाटने वाले और अपने चरणों में सरकार को लीन करने वाले, ये 2 टाइप के चुनाव आयोग होते हैं। सवाल उस प्रोसेस पे है, सवाल उस गलतियों पे है। काम होता है तो गलतियां होती है, लेकिन एक्सेप्ट तो करो। आप मानो कर्नाटक में भारी गलतियां हुई, चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि 1,02,52 गलतियां हमसे हुई है महादेवपुरा में, हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, माने तो सही। आते हैं भाव एक एक ब्रेक लेकर के, क्योंकि अपडेट्स आ रही हैं वहां से, फिर उनको कलेक्ट करके फिर एक ब्रेक के साथ आते हैं। धन्यवाद भाऊ, आज का ये पूरा मिशन शाम तक जारी है आपके साथ, तो बस एक ब्रेक के बाद फिर आपको परेशान करेंगे, इजाजत दीजिए। करिए, परेशान नहीं है, ये अपनी ये सेवा है आशीष, पत्रकारिता का काम, पत्रकारिता बाय फ्लूक नहीं आए हैं, पत्रकारिता मजबूरी में नहीं आए हैं, पत्रकारिता एक मिशन करके आए हैं। और दर्शक यदि अपने प्रति इतने समर्पित है तो हमारे को समर्पण करना होगा। हर वो सूचना, हर वो चीज सही हो रहा है गलत हो रहा है, दर्शकों के सामने परोसना होगा, सही या गलत, ये हमारे देश के दर्शक जाने। धन्यवाद। तो फिर आते हैं, अभी थोड़ी देर में आते हैं। धन्यवाद।